Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about diet in diabetes mellitus. इससे पहले हमने we have discussed about diets जिसमें हमने टाइफाइड के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, इन सब के बारे में हमने इनका डाइटरी मैनेजमेंट और डिजीज पढ़ा था कि किस तरह की डिजीज होते हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और किस तरह के हम इनमें डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इसमें डायबिटीज मेलेटस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम सारी ही डिजीज के बारे में भी रीड आउट करने वाले हैं। इसके बाद हम किडनी का पढ़ेंगे, देन कैसी डाइट आप लेते हो व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर और अ किडनी डिजीज और लीवर डिजीज, जो कि हमने पहले ओबेसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है, टाइफाइड फीवर, ये सभी के बारे में, बर्न्स। तो इस तरीके में हमें क्या डाइट लेनी चाहिए वो सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज मेलेटस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे डायबिटीज के बारे में जानने से मिलेटस के बारे में पढ़ने से पहले डाइटरी मैनेजमेंट उसका हमें ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज होती क्या है। डायबिटीज इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है, जहां पर पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाता। तो डायबिटीज कब होती है, जब पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाता। इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पे डायबिटीज में क्या होगा, जब पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा है या फिर बॉडी उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही है इंसुलिन का, तब होती है डायबिटीज। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डायबिटीज जो है वो हम यहाँ पर होती है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कितने टाइप की डायबिटीज होती है। बिफोर दैट यहाँ पर हम इंसुलिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। जब बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है डायबिटीज के केस में, तो इंसुलिन है क्या। इंसुलिन इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि कहां से रिलीज होता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से। जो यहाँ पर बीटा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं पैंक्रियाज में, वहां से इंसुलिन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है। दैट एक्ट ऑन द ग्लूकोज प्रोड्यूस आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट को खाते हो, मीन्स आप फूड को खाते हो, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ पर आपने क्या करा, स्टार्च लिया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल शुगर में, विच इज ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, वहां पर क्या है, यहाँ पर जो इंसुलिन हार्मोन है वो रिलीज होता है पैंक्रियाज में। तो यहाँ पे पैंक्रियाज में क्या है, जो ग्लूकोज रहता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म विच इज ग्लूकोज। यहाँ पर क्या है, जब इंसुलिन बॉडी में रिलीज नहीं हो पा रहा है या फिर बॉडी उसको नहीं बना पा रही है, तब होती है डायबिटीज। अब यहाँ पर प्रॉपर ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या फिर जैसे अगर आपके पास ग्लूकोज जब बन रहा है, मीन्स जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन जब अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से क्या है, जो सिक्रीशन है वो क्या है, बढ़ जाता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से एक कंडीशन आती है जिसको आप बोलते हो हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाई या फिर, और ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाती है तो उसको आप बोलते हो हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज। तो ऐसे आप वर्ड को ब्रेक डाउन करके भी उसका मीनिंग निकाल सकते हो। यहाँ पर जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है इंसुलिन की प्रोडक्शन की वजह से, तो उसमें क्या है, हाई ग्लूकोज के केस में हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी आ सकती है। हाइपर मीन्स ज्यादा और ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज। तो इस केस में क्या होगा, ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट भी आ सकती है। अब ओवर द लॉन्ग टाइम क्या होगा, जैसे ही ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी ब्लड में, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज को या फिर बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ हाई राइज इन ग्लूकोज। क्योंकि यहाँ पर क्या था, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था वो किस में ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर फॉर्म में। जब आप किसी भी फूड को खाते हो तो जो सिंपलर फॉर्म होती है वो कौन सी में ब्रेक होता है, ग्लूकोज में। तो यहाँ पे इन केस जब ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाती है, तो उस ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ने से बॉडी में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ओवर द लॉन्ग टाइम इसकी अमाउंट बढ़ती रहती है ग्लूकोज की, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी के कुछ पार्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर मैं डायबिटीज की बात करूँ तो तीन तरह की यहाँ पे डायबिटीज होती है। फर्स्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, जिसको हम IDDM बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस, जो कि NIDDM होती है। नेक्स्ट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, विच इज थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज। यहाँ से नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इंसुलिन जो है
जो डायबिटीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंसुलिन हार्मोन। कितने तरह की डायबिटीज होती है, 3 टाइप की डायबिटीज होती है। एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 3 डायबिटीज, लेट्स स्टडी। यहाँ पे जो फर्स्ट डायबिटीज है दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये क्या है, एक क्रोनिक कंडीशन है जो कि बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है। एक्यूट और क्रोनिक, जो क्रोनिक जो बहुत लंबे समय से चल रही है, और एक्यूट जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। तो यहाँ पर जो आईडीडीएम है ये एक क्रोनिक है, ठीक है, मतलब ये बहुत समय से चलती हुई आ रही है। इसमें क्या है, पैंक्रियास जो है या तो बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट करता है, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस होता ही नहीं है। तो इस तरह की डायबिटीज की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं आप आईडीडीएम, विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इंसुलिन पर डिपेंड होता है कि इंसुलिन रिलीज बॉडी कर भी सकती है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसी क्रोनिक कंडीशन जिसमें पैंक्रियास जो है वो बहुत कम या फिर इंसुलिन नहीं सिक्रीट करता, उसको आप बोलते हो आईडीडीएम। इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है, जहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है, और इम्यून सिस्टम वीक पड़ने से क्या होता है, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास। तो इंसुलिन क्या करता है, जो बीटा सेल होते हैं पैंक्रियास के, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर ये जनरली आपके एडोलेसेंट और चाइल्डहुड स्टेज में ये वाली डायबिटीज जो है देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली बच्चों में या फिर एडोलेसेंट स्टेज पर देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। अगर इस तरह की डायबिटीज किसी को होती है तो उसमें हम इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में ला सके। तो यहाँ पर इंसुलिन जब प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा अमाउंट में, तो ब्लड में क्या होगा, शुगर का लेवल एकदम इंक्रीज करेगा, जो कि बॉडी के पार्ट्स को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आईडीडीएम है इसका मतलब क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें बॉडी जो है वो इंसुलिन ज्यादा रिलीज भी कर सकती है और कम रिलीज भी कर सकती है और रिलीज नहीं भी कर सकती है। तो जनरली ये वाला जो डिजीज कंडीशन है ये ऑटो इम्यून डिजीज सिस्टम है, मतलब यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, जो कि पैंक्रियास के सेल को, पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जनरली चाइल्डहुड स्टेज या फिर एडोलेसेंट स्टेज में देखने को मिलता है, इसलिए इसको आप जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, विच इज टाइप नंबर 2 NIDDM। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब बॉडी इंसुलिन जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाती जिस तरीके से उसको करना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, और इस तरह की डायबिटीज को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही है इंसुलिन को, उस तरीके से यूज नहीं कर पा रही है जिस तरह से उसको यूज करना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन प्रॉपर बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी उसको कर ही नहीं पाएगी। तो ऐसी तरह की डिजीज कंडीशन को, ऐसी तरह की डायबिटीज मेलिटस को आप बोलते हो आईडीडीएम, विच इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। जो पहले वाली थी वो थी इंसुलिन डिपेंडेंट, जो कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि उस केस में क्या था, बॉडी प्रोड्यूस कर भी रही थी, कभी कभी नहीं भी कर रही थी, तो वो वाली होती है आपके जुवेनाइल स्टेज में। बट अगर मैं NIDDM की बात करूं, ठीक है, ये आपके जनरली एडल्ट्स में देखने को मिलती है। एडल्ट्स में कैसे, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, ओबीज पर्सन या ओवरवेट पर्सन, उसमें जनरली ये वाली डायबिटीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। किसकी वजह से हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, ओबेसिटी है, अनहेल्दी ईटिंग कंडीशन है, तो उस केस में जो है वो NIDDM डायबिटीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो NIDDM है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसमें जो सेल है वो इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से उसको यूज करना चाहिए। तो जब इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रहा है उसका अपनी वर्किंग कंडीशन में जिस तरीके से वो होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी डायबिटीज होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब ये जेनेटिक भी हो सकती है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है, अनहेल्दी आप कुछ खा रहे हो, ईटिंग पैटर्न आपका बहुत अनहेल्दी है, उसकी वजह से भी हो सकती है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज इज जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, ये वाली डायबिटीज कब होती है, ये वाली डायबिटीज होती है जैसे मेनली आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें सबसे ज्यादा ये वाली डायबिटीज बहुत कॉमन होती है। प्रेग्नेंट वुमेन में जनरली ज्यादा देखने को मिलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, और या फिर कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है, किसी को PCOS की कंडीशन है, मतलब पॉली ओवेरियन, PCOS क्या है, पॉली ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS है या फिर PCOD है,
तो यहाँ पे पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, इस केस में क्या होता है, जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई चला जाता है इन द प्रेगनेंसी स्टेज। तो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को इफेक्ट करती है, जब प्रेगनेंसी में एकदम ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, उससे होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। अब इसकी वजह से कौन कौन से डायबिटीज, अगर आप अच्छे से प्रॉपर मैनेज नहीं करोगे अपनी डाइट को, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे, प्रॉपर ईटिंग पैटर्न्स को नहीं चेंज करोगे इन द प्रेगनेंसी पीरियड, तो यहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर कौन कौन इसके रिस्क पे है, प्रेग्नेंट वुमेन है, या तो इसका आप जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, ओवरवेट हो, पीसीओएस हो या पीसीओडी हो, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज, ठीक है, ये एक सिंड्रोम है, एक पीसीओडी डिजीज है। तो यहाँ पे सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं इन द केस ऑफ डायबिटीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सिम्टम्स हैं जैसे पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेजिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन टर्म्स को आप क्लियर करो। मैंने पहले भी आपको पीवाईक्यूज में ये टर्म्स जो हैं वो पहले बताई हुई हैं, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए पढ़ना और समझ में भी आसानी से आ जाए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सिम्टम है वो आता है पॉलीयूरिया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉली मतलब ज्यादा, यूरिया मीन्स यूरिन, तो यहाँ पे जब एक्सेसिव यूरिन आता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है एट नाइट, वेट बेडिंग इज सीन इन द चिल्ड्रन, ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन। पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट इज ड्यू टू द पॉली यूरिया। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉलीडिप्सिया किसकी वजह से होता है, पॉलीयूरिया की वजह से, क्योंकि जब आप एक्सेसिव यूरिनेशन करोगे तो यहाँ पर क्या है, बॉडी के जो फ्लूइड है वो कम हो जाएंगे, जो बॉडी फ्लूइड है वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्यास लगेगी और बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो इसलिए डायबिटीज में ये दो सिम्टम्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब है भूख बढ़ना, ठीक है, भूख बढ़ेगी, बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हंगरनेस भी है जो वो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ स्वेटिंग होगी, बॉडी फ्लूइड जल्दी से लॉस हो जाएंगे, तो यहाँ पर। और ऑल्सो जब आपका अगर ये वाला सिम्टम है पॉलीयूरिया, तो ज्यादा जो यूरिन की वजह से शुगर भी क्या है, लॉस हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये तीन सिम्टम्स जो है वो डायबिटीज में बहुत ज्यादा कॉमन है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। यहाँ से एमसीक्यू आया हुआ है, मैंने पीवाईक्यू भी आपको कराया है डायबिटीज मेलेटस पे, उसमें जो सिम्टम्स दिए हुए हैं वहां से जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज पैरास्थीजिया। पैरास्थीजिया का मतलब क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है हैंड और फीट में, टिंगलिंग, ऐसे हाथ कांपते से रहते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जिसको आप बोलते हो पैरास्थीसिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास ऑप्शन में मान लो ABCDE दे दिए, 5 दे दिए, उसमें आपके पास सिम्टम्स लिखे हुए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायबिटीज का कौन सा सिम्टम है। जैसे यहाँ पे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पैरास्थीसिया ये सब दे दिए, तो आपको उसमें से चूज करना है कि कौन से इसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लरिंग ऑफ विजन, क्योंकि यहाँ पे बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर रिलीज हो रहा है, तो शुगर रिलीज से क्या होगा, वो आई लेंस पे काफी बार डिपॉजिट हो जाता है, तो जब आई लेंस पे शुगर हल्का सा भी डिपॉजिट हो जाता है तो वहां पे ब्लर आपको दिखने लगता है, तो यहाँ पे ब्लर भी हो सकता है विजन। डिले इन वुंड हीलिंग, यहाँ पर क्या है, अगर कोई आपका घाव है तो उसको भरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो वुंड है वो हील नहीं हो पाता, जो जख्म है वो हील नहीं हो पाता अगर किसी भी तरह की इंजरी होती है तो, क्योंकि शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एनर्जी। डायबिटीज अगर होती है तो बहुत टायर्डनेस फील होती है, ड्रॉजीनेस सा लगता है, अब आपको बहुत टायर्डनेस या फिर फटीगनेस जो है वो लगती है। वेट लॉस, जनरली यहाँ पर टाइफाइड अगर किसी को हो जाता है तो वो वेट लॉस भी हो जाता है, अगर यहाँ पर डायबिटीज के साथ साथ टाइफाइड हो गया तो यहाँ पे वेट लॉस भी हो सकता है। डायबिटीज काफी तरह की होती है, जिसमें गेन होता है, किसी में वेट लॉस होता है, तो यहाँ पर ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या 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 हो सकता है डायबिटीज में, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो ये टर्म्स है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट है हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर मीन्स ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, जब यहाँ पर ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाती है उसको आप बोलते हो हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेज, मतलब आपका हाई ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज हो गया, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो गया, तो कौन सी स्टेज आई, हाइपर ग्लाइसीमिया स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर जब बॉडी जो है इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन फैट एट अ रेट दैट इज
टू फास्ट, जब यहाँ पे जो कीटो एसिड्स होते हैं, जो कीटो एसिड का ग्रुप होता है फैट वाला, फैट का तो जनरली लिपिड्स वाला आता है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, पर इस केस में क्या है, बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा आपका फास्ट फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो लिवर है दैट फैट इनटू अ फ्यूल, जिसको आप कीटोन्स बोलते हो, तो कीटोन्स जो ग्रुप है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ब्लड को क्या कर देते हैं, एसिडिक कंडीशन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में होता है, बट इससे जो पीएच है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो कीटो एसिडोसिस में क्या है, जब यहाँ पर बॉडी जो है बहुत फास्ट रेट पे फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है, तो जब बहुत हाई रेट पे फैट ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो लिवर क्या करेगा, लिवर प्रोसेसेस दैट फैट इनटू अ फ्यूल। ठीक है, उसको फ्यूल में जल्दी कन्वर्ट करेगा, जिसको आप बोलते हो कीटोन, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा एल्कलाइन पीएच से। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज आती है अर्थ्रोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या है, जब आर्टरीज में यहाँ पर ब्लड जमना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द हाई इंक्रीज इन द ग्लूकोज। जैसे ही ब्लड में क्या है, ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फैटी प्लेग एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा आर्टरीज के अंदर, और वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। आर्टरीज को जब ब्लॉक कर देगा तो वहां से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें प्लेग जमा हो जाएंगे। जैसे मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, पतली सी, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे मान लो प्लेग जमा हो गए, तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जब ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन को आप बोलोगे अर्थ्रोस्क्लेरोसिस। मतलब यहाँ पे फैट डिपोजिशन की वजह से, क्योंकि ग्लाइसेमिक ग्लूकोज बढ़ गया, तो जब ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ गई तो वहां पे ऐसे प्लेग्स जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है। और ब्लड फ्लो रुक गया तो ये जो आर्टरीज है ये क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बार क्लॉट भी बन जाता है ना, पढ़ा होगा ना आपने क्लॉट। तो यहाँ पर क्या है, काफी बार ये वाले प्लेग, काफी बार आर्टरीज रप्चर हो जाती है, काफी बार ये सारे प्लेग्स जो जमा होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्लॉट बन सकता है। जैसे मान लो ये तो अभी ऐसे नॉर्मल यहाँ पे ब्लड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन अभी भी है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन अभी भी है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये प्लेग्स है, अगर ये रप्चर हो गए तो ये पूरा फैल जाएगा, ये पूरी आर्टरीज में फैल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो ब्लड क्लॉट बन सकता है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायबिटीज को जो है कंट्रोल में करते हैं, ताकि ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये आर्टरीज है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, प्लेग ये क्या कर गया, फट गई। जब यह प्लेग रप्चर हो गया तो ये सारा यहाँ पर फैल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे ऐसे क्लोट्स बन सकते हैं। तो इस कंडीशन को आप बोलते हो अर्थ्रोस्क्लेरोसिस, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, मतलब हाई ग्लूकोज की वजह से, हाई ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, हाई ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है ब्लड शुगर में, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लेग जमा होने लग जाता है आर्टरीज में, और जब प्लेग यहाँ पे आने लग जाता है तो इससे क्या होती है, जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और जब आर्टरीज ब्लॉक हो गई और इन केस प्लेग रप्चर हो गया तो वो क्या होगा, क्लॉट बना देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके हाई डायबिटीज के चांसेस और बढ़ जाते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है, या फिर डायरेक्ट आपके लंग्स हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी से क्या है, जो कि आपके नेफ्रॉन को इफेक्ट करता है। न्यूरो मींस नेफ्रॉन, ठीक है, जो कि नेफ्रॉन क्या है, किडनी का सेल है, जो कि डायरेक्ट किडनी पे अटैक करता है। नेक्स्ट रेटिनोपैथी, वही अगर यहाँ पर ब्लर विजन हो जाता है। ब्लर विजन क्यों होएगा, जब आई लेंस पे शुगर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लर विजन, जिसको आप बोलते हो रेटिनोपैथी। अब रेटिनोपैथी से हमने याद किया था जो विटामिन ए है वो क्या है, रेटिनोल है। तो वो किस में इफेक्ट करता है, रेटिनोल, आई डिसऑर्डर्स करता है ना रेटिनोल। तो यहाँ से याद कर सकते हो आप, रेटिनोपैथी मतलब रेटिनोल था विटामिन ए, जो कि आई पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, आई प्रॉब्लम्स करता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो आई डिसऑर्डर्स जो है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो। तो ये एक रेटिनोपैथी भी से कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया में क्या है, ग्लूकोज के अमाउंट ज्यादा होना। कीटो एसिडोसिस में क्या है, कीटोन बॉडीज बनना, तो जो कीटोन ग्रुप बनेगा जिसकी वजह से क्या है, बॉडी जो है वो बहुत ही फास्ट अमाउंट में फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से जो ब्लड का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है अर्थ्रोस्क्लेरोसिस का, जब यहाँ पे आर्टरीज में प्लेग जमा स्टार्ट होने लग जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, उसकी वजह से क्या बन सकता है, क्लोट बन सकता है। इस स्टेज को अर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोपैथी का। न्यूरोपैथी में डायरेक्ट नेफ्रॉन पे इफेक्ट जाता है, और रेटिनोपैथी में डायरेक्ट वो आईज को इफेक्ट करती है, क्योंकि ग्लूकोज के अमाउंट जो है वो ज्यादा
आई लेंस पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिनोपैथी कंडीशन यहाँ पर आ सकती है। तो ये सारे हैं कॉम्प्लिकेशन कुछ डायबिटीज के। नेक्स्ट यहाँ पे हम डायबिटीज को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप डायबिटीज का चेक कराने जाते हो तो यहाँ पे शुगर लेवल जो है वो जनरली देखा जाता है। तो यहाँ पे शुगर लेवल कैसे देखा जाता है, अगर आपने कुछ नहीं खाया और डायरेक्ट टेस्ट कराने जा रहे हो तो उसकी रेंज कितनी होती है, 100 और बिलो, या फिर 100 to 120 और अबोव 120। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी लेस देन 120। तो अगर ये वाली आपकी रेंज आई तो कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 100 120 आई, 120 से थोड़ा ऊपर आया तो मतलब प्री डायबिटीज है, डायबिटीज की इनिशियल स्टेज है। तो ये पूरा एक चार्ट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर यहाँ पर आपके पास फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है, मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ है और आप टेस्ट कराने जा रहे हो, तो यहाँ पे डायबिटीज अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वहाँ पे रेंज कितनी आएगी, 99 और उससे कम भी आ सकती है। प्री डायबिटीज की रेंज कितनी होती है, 100 to 125। और अगर कोई डायबिटिक कंडीशन में है तो उसकी कितनी रेंज आती है, 126 और अबव। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एंटीबॉडीज का परसेंटेज आता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यहाँ पर क्या है, आपको ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो थोड़ी सी दी जाती है, मतलब ग्लूकोज जो है वो पिलाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं डायबिटीज का। तो यहाँ पर अगर 139 रेंज आती है और उससे कम आती है तो नॉर्मल है। अगर 140 to 199 रेंज आती है तो मतलब पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, मतलब उसका इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल डायबिटीज हो चुकी है। और अगर 200 और उससे ऊपर रेंज आती है तो जो पेशेंट है उसको क्या है, डायबिटीज है। तो ये सारी रेंज है। ये ग्लूकोज टेस्ट होता है और एक फास्टिंग टेस्ट होता है, जब आपने कुछ नहीं खाया होता है तब शुगर टेस्ट होता है। और एक आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, जिसमें आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन जो है वो पिलाया जाता है। उसके बाद हम शुगर टेस्ट करते हैं, तो उसकी रेंज वेरी करती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है तो डायबिटीज कितनी जाएगी, रेंज 126 और उससे ऊपर। और यहाँ पर अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया है तो 200 से अबव यहाँ पे रेंज जो है वो जा सकती है। तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं डायबिटीज का। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाइट कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं इन द केस ऑफ डायबिटीज। तो हमें कैसी डाइट लेनी है, हमें एक अच्छी वेल बैलेंस डाइट यहाँ पर लेनी चाहिए। ठीक है, स्वीट्स को अवॉइड करना है, वेल बैलेंस डाइट लेनी है ताकि जो हमारा शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है, एनर्जी कितनी लेनी है, इट मस्ट बी एस्टिमेटेड आफ्टर कंसीडरिंग सच फैक्टर। अब डिपेंड किस किस पे करता है, डाइट का, एज पे, सेक्स पे, एक्चुअल वेट पे, डिजायरेबल वेट आपको कितना चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, ऑक्यूपेशन कैसा है, कितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं, कौन कौन सा हम फूड खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 कैलोरीज चाहिए फॉर एज 1 एंड प्लस 100 किलो कैलोरीज चाहिए हर साल। अगर आप जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है उसमें हम प्लस 100 जो किलो कैलोरीज है वो ऐड करते चलते हैं, तो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है डायबिटीज के केस में। नाउ यहाँ पर जो डाइट विच इज लो इन कैलोरीज एंड हाई इन फाइबर शुड बी सजेस्टेड फॉर ओबीज डायबिटीज, जिसको मोटापा बहुत ज्यादा है ड्यू टू द डायबिटीज, उसको डाइट कैसी लेनी है, जो कैलोरीज में कम हो, हाई फाइबर हो, हाई फाइबर फूड्स यहाँ पर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ओबीज मिडल एज और एल्डरली पीपल हैव 1000 to 1600 किलो कैलोरीज, और एल्डरली जो ओवरवेट नहीं है उसका 1400 to 1800 किलो कैलोरीज यहाँ पर लेनी है। जो मिडल एज के हैं और एल्डर है उसको 1000 से 1600 किलो कैलोरीज चाहिए, और जो ज्यादा ओवरवेट नहीं है, एल्डर स्टेज में है, उसका 1400 से 1800 किलो कैलोरीज है। और एक्टिव जो यंग पर्सन है उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है, दैट इज 1800 to 3000 किलो कैलोरीज। तो जो टोटल इनटेक है वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, ठीक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, ऑक्यूपेशन कैसा है। अब उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसको अपना स्टैंडर्ड बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। जो डाइटरी कैलोरीज है वो 67 से 70% कहाँ से लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए कैलोरीज, 15 से 20% प्रोटीन से लेनी है, और सबसे कम कैलोरीज जानी चाहिए फैट से, विच इज 15 to 25% फ्रॉम द फैट। तो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, 100 ग्राम होना चाहिए, ताकि कीटोसिस ना हो। कीटोसिस में जो कीटोन बॉडीज हैं, जो कीटोन ग्रुप है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कीटोसिस को अवॉइड करने के लिए हमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, विच इज 100 ग्राम, ताकि यहाँ पर जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज ना हो। तो यहाँ पर था ये डाइट का। सिंपल शुगर है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है।
क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और उनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इसलिए यहाँ पे हाई ग्लाइसेमिक फूड जो है उनको अवॉइड करना है, क्योंकि जब हाई ग्लाइसेमिक फूड खाओगे देयर इज राइज इन द ब्लड शुगर लेवल। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यही होता है कि जब आप कुछ खा रहे हो तो आपकी बॉडी में उसको खाने से एकदम से कितना ब्लड शुगर लेवल जो है वो राइज कर रहा है, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो यहाँ पर सिंपल शुगर जो है वो रेस्ट्रिक्ट करनी है और हाई ग्लाइसेमिक फूड जो है वो भी रेस्ट्रिक्ट करने हैं। इंसुलिन को देखना है, जैसे आप इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हो तो इंसुलिन की जो अमाउंट है वो भी आपको देखनी है कि, और डिपेंड करता है कि किस तरह की डायबिटीज है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटीन कितना लेना है, एडिक्वेट अमाउंट में लेना है ताकि आपकी नॉर्मल बॉडी सही रहे, ठीक है, ज्यादा जो लीन बॉडी मास है वो आपका डिप्लीट ना करे। यहाँ पर प्रोटीन कितना होना चाहिए, 10 to 20% होना चाहिए, ठीक है, टोटल कैलोरीज का 10 to 20% होना चाहिए। हाई प्रोटीन इंटेक से क्या होगा, अगर आप हाई प्रोटीन इंटेक लोगे तो वहां पे इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सटाइटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे हम विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, स्पेशली फैट सोल्यूबल वाइटामिन के, मतलब ए डी ई के हम सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर फैट्स की, तो फैट्स कौन से लेने हैं, जो आपके अच्छे वाले फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, उनका कंजप्शन ज्यादा करना है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, जिंजरली ऑयल, ठीक है। एनिमल फैट ज्यादा नहीं लेने हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं लेने, जो अच्छे बुरे वाले फैट होते हैं वो कंज्यूम नहीं करने हैं। फिश चिकन को प्रेफर किया जाता है, मीट और एग को नहीं। टर्मरिक, बंगाल ग्राम, अनियन, गार्लिक, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, तो इनका कंजप्शन ज्यादा करना है। एंथ्रोजेनिक डाइट, जो स्पाइसी डाइट है जिससे हीट रिलीज ज्यादा होती है, वो वाले फूड को अवॉइड करना है। उसके बाद फैट जो है, फैट से जो कैलोरीज ले रहे हो दैट शुड बी फ्रॉम द 20 to 35%, क्योंकि फैट से जब आप कैलोरीज लोगे तो वो अच्छे वाले फैट की लेनी है, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की लेनी है। पूफा और मूफा का कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हो ताकि सीवीडी डिजीज ना हो, विच इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को अवॉइड करने के लिए पूफा और मूफा के कॉम्बिनेशन लेना है, मींस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अवॉइड करना है, जैसे आपके घी, चीज, बटर, मार्जरीन, मेयोनीज, ये सब का अवॉइड करना है। और कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कितना होना चाहिए, बिलो 200 ग्राम पर डे, क्योंकि डायबिटीज में सबसे ज्यादा ही कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम से स्पाइक करता है, राइज करता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल इंटेक है वो कितना होना चाहिए, बिलो 200 mg पर डे। नेक्स्ट यहाँ पे डाइटरी फाइबर कितना लिखना है, रखना है, यहाँ पे 30 से 40 ग्राम पर डे कितना डाइटरी फाइबर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि डाइटरी फाइबर क्या है, सटाइटी वैल्यू को इंक्रीज करता है, हाइपोकोलेस्ट्रीमिया कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हाइपो मींस कम, कोलेस्ट्रीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है और गट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हाई फाइबर फूड्स में कैसे लेने हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये सब की जो कंजप्शन है वो ज्यादा करनी है। कार्बोहाइड्रेट कितना आना चाहिए, कैलोरीज के हिसाब से 45 to 65%। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो। होल व्हीट प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एस्कर्बोज होता है, ठीक है, एस्कर्बोज कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जो टाइम इंटरवल है स्नैक्स का, तो आपको वो अवॉइड करना है, ताकि जो आप स्नैक्स ज्यादा खा रहे हो, अगर फैटी फूड्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो वो अवॉइड करना है। 3 मेन मील्स लेनी है एंड 3 बिटवीन मील स्नैक कैन बी टेकन। आपको टोटल आप 3 मील्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। जो आपकी फूड एक्सचेंज लिस्ट है, मतलब जो हम जब डाइट प्लान करते हैं तो एक फूड एक्सचेंज लिस्ट होती है कि कौन कौन से ग्रुप्स के, जो हमने फूड पिरामिड में ग्रुप पढ़े थे उसमें कौन कौन से हम फूड इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर फूड एक्सचेंज लिस्ट को आपको फॉलो करना है ताकि हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन ना आए, मतलब ना तो बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज की कमी हो और ना बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाए, ठीक है, इसलिए एक्सचेंज लिस्ट को फॉलो करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर को इंक्लूड करना है, कितना डाइटरी फाइबर लेना है, 25 से 40 ग्राम आपको डाइटरी फाइबर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर सॉल्युबल जो फाइबर है, वाटर सॉल्युबल फाइबर्स को ज्यादा कंज्यूम करना है, जिसका क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपर कोलेस्ट्रेमियम इफेक्ट होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ग्लूकोज लेवल को भी कम करता है। डाइट में आपको लेग्यूम्स, होल ग्रेन, फेन्यूग्रेक जो मेथी के सीड्स होते हैं, ये सब कंज्यूम करने हैं। फास्टिंग और फीस्टिंग नहीं करनी है पेशेंट को, ठीक है, भूखा नहीं
रहना है, रेगुलर आपको मील्स जो है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मील्स जो है आपको इंसुलिन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से लेनी है। तो ये सारा है डायबिटीज के बारे में, जो कि हमने 3 कंडीशन के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप के बारे में पढ़ा, कौन कौन से फूड जो है वो डायबिटीज कंडीशन में लेने चाहिए, कौन से फूड जो है वो अवॉइड करने चाहिए, ये तीनों तरह के डायबिटीज में। तो ये था डायबिटीज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।